मेरा मानना ये है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को रिश्वतखोरी और चुनाव में धांधली ये एक स्वाभाविक हेरिटेज के रूप में मिला है, एक धरोहर के रूप में मिला है, और उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। और इस धरोहर, इस व्यवस्था को जिंदा रखने के लिए जितना काम हमारे केंद्रीय सरकार के लोगों ने किया, उतना शायद कश्मीरी राजनीति को नहीं किया। 370 की बात कही जाती है कि 370 क्यों? अगर 370 कुछ नहीं है, 370 सीधी सीधी बात यह है कि जिस व्यवस्था को जम्मू कश्मीर के शासकों ने शुरू किया उसे कोई छेड़े नहीं। और ऐसा तभी हो सकता है जब भारतीय संविधान को जम्मू कश्मीर के बारे में पंगु कर दिया था, वो कर दिया गया। और वो तब तक पंगु नहीं हो सकता था जब तक कि हमारे यहाँ करंदार जो केंद्र में थे वो उसमें सहमत न हो। शेख साहब के परिवार से मेरा संबंध व्यक्तिगत संबंध। दरअसल इनका दूसरा बेटा फारूक से छोटा तारिक मेरा क्लास फेलो था कॉलेज में। हालांकि शुरू में कोई दोस्ती नहीं थी, लेकिन एक बार हम दोनों किसी काम में, किसी गड़बड़ में पकड़े गए, और पकड़े गए तो पिटाई एक साथ हो गई। तो एक साथ पिटाई की वजह से दोस्ती हो गई। उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हैं अभी? पिटाई हो जाने के बाद तारिक ने पूछा आप क्या करना है? मैंने कहा कहीं चाय वाय मिल जाती तो पी लेते। उसने कहा जब घर चलते हैं। वो घर ले गए और उसके बाद घर में आना जाना शुरू हो गया, उनकी बहनों के साथ, उनके जीजा जी के साथ, गुलशा के साथ। ये मैं, और जब वो यहाँ जेल में थे और कोटला लेन के बंगले में उन्हें रखा गया था, और मैं दिनमान में सड़क के पार बहादुर शाह जफर मार्ग के उस पार मेरा ऑफिस था। मैं बीच में निकल कर वहां कोटला लेन पहुंच जाता था और वहां गपशप करके आता। और वो मुझे जो भी वहां आम आते थे, आम खिला तो कुछ भी खिला। ऐसे अंतरंग बातचीत में उन्होंने मुझसे साफ कहा कि नेहरू जी, मैंने कहा नेहरू जी से आपका क्या झगड़ा है? तो कोई झगड़ा नहीं, वो मुझे हिंदुस्तान के मुसलमानों का नेता बनाना चाहिए। मैंने कहा तो उसमें क्या हर्ज है? आप हिंदुस्तान के मुसलमानों के नेता बन जाएंगे तो किसी दिन तो प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं, तो आप क्यों इसे भागना चाहते हैं? उसने कहा नहीं, मैं कश्मीर की राजनीति से कभी नहीं हटूंगा, क्योंकि मेरा एक लक्ष्य मिशन है कि कश्मीर को हर सांस्कृतिक रूप से और आबादी के रूप से हर समय मुस्लिम होना चाहिए। तो ये एक तरह की भावना शेख साहब के मन में थी कि अगर मैं यहाँ से हट गया तो वो जो सांस्कृतिक वर्चस्व इस्लाम का वो करना चाहते थे वो नहीं रहेगा। मेरी एक और दृष्टिकोण है। मेरा मानना ये है कि अगर हमने उस वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों को संभाला नहीं जब हमें संभालना था, जब आज़ादी मिली उस वक्त या उससे पहले हमने सही नीति नहीं अपनाई, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम कोई एक नया सपना, एक नया ड्रीम कश्मीर के लोगों को दें, जो उन्हें लगे कि वो उनका अपना सपना है। बिना ऐसे किसी
सपने के कोई भी समाज अचानक अपने पुरानी आदतों को, अपने पुराने व्यसनों को, अपने पुराने विश्वासों को नहीं छोड़ सकता। हम फौज के जरिए, हम पुलिस के जरिए आतंकवादी सरगनाओं को दबा सकते हैं, उनको नियंत्रित कर सकते हैं, जो काफी हद तक कर भी लिया गया है। लेकिन इससे कश्मीर के युवा वर्ग को भारत की सांस्कृतिक धरोहर के साथ जोड़ा नहीं जा सकता। उसे जोड़ने के लिए हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें वो जिसे वो अपना मानकर उसमें साथ में कूद पड़े। मुझे चर्च कैंपों में जाने का मौका मिला है। यानी आज आपको शायद हैरानी हो गई कि जम्मू कश्मीर भारत में सभी राज्यों से टॉप पर है नशीली वस्तुएं लेने में, और ये पिछले 20 सालों में लगभग 50 गुना वृद्धि हुई है इसमें। और हर साल कई प्रतिशत बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर में बहुत सारे नशा निवारण केंद्र खुल गए हैं, कुछ आर्मी के भी हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जंग हर बार हम हार रहे हैं। और इसीलिए जम्मू कश्मीर के जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले साल विज्ञप्ति जारी की थी, उसमें ये मान लिया था कि कश्मीर में अब ड्रग इमरजेंसी है, ड्रग एपिडेमिक। अब यानी इस आज की तारीख में 4.5% आबादी के 4.5% लोग नशा करते हैं, और ये प्रतिशत शायद दुनिया में और कहीं नहीं। यानी इसका मतलब ये है कि वो लोग भी परेशान है। वो युवा पीढ़ी, पूरी पीढ़ी युवा जम्मू कश्मीर की, खासकर मुस्लिम पीढ़ी, इतनी निराश है, बेबस है कि उसे अब मजहब में भी कोई आनंद नहीं आता, अब उन्हें जुनून में भी कोई आनंद नहीं आता, अब उन्हें चर्च की नींद में सोने में आनंद आता। और इस तरह जम्मू कश्मीर में इस वक्त दुनिया का हर तरह का चर्च इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सांपों का जहर भी शामिल है। फिर सबसे बड़ी बात, अंदाज इससे लगा सकते हैं कि सबकी उम्र 15 से 35 साल की, और इसमें से लगभग 20% औरतें हैं। मुस्लिम समाज आज भी कंजर्वेटिव समाज है, पारंपरिक रीतियों से चलता है। मुस्लिम समाज में चर्च पीने वाली लड़कियां मैंने कभी अपनी जवानी के दिनों में नहीं देखी, न सुनी। आज अगर उसमें 20% चर्चियों में से वो भी हैं, तो ये समझ लेना चाहिए कि ये रोग, ये निराशा कितनी अंदर तक फैल गई है, दूर दूर तक फैल गई है। इसलिए जब हम जम्मू कश्मीर को अपनी वास्तविक स्थिति में लाने की कोशिश करें, जब हम ये प्रयास करें कि उसकी वास्तविक संस्कृति सतह पर आ जाए, कहीं जो दब गई है वो ऊपर आ जाए, तो हमें ये भी समझ लेना चाहिए कि हमें उन लाखों नौजवानों के लिए भी एक रास्ता ढूंढना होगा, जो सभी रास्ते बंद करके अपने लिए मौत का रास्ता चुन चुके हैं।
मेरा ये भी मानना है कि आतंकवाद ने बहुत सारे समूह को, मनुष्य मानव समूह को बहुत पीड़ा दी, कुछ उजाड़ दिया, अपने घरों से निर्वासित कर दिया, अपमानित किया, हिंसा का शिकार किया, सब। लेकिन इसके अतिरिक्त जिस प्रकृति को के कारण हम जम्मू कश्मीर को स्वर्ग कहते रहे हैं,